फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं यूपी पीसीएस के, और आगामी आने वाली परीक्षा जो 14 मई को है उसमें आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। आइए स्टार्ट करते हैं हम 2018 के पेपर। इससे पहले हमने 2019 तक के पेपर करा दिए हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम 18 से। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। वासने, तैत्तरीय, मैत्रेयी, काठक। तो ये वासने संहिता जो है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है उसे हम वासने कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद केवल जो है पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। क्वेश्चन नंबर है 2 आपका। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन है ए, तुर्की आक्रमण क्यों सफल हुए? क्योंकि भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। उत्तर में अगर राजनीतिक एकता होती तो ये जो है तुर्कों को हरा देते थे। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 3। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही आंसर का चयन करना है। तो हम देखेंगे, तो इसका ऑप्शन है आपका डी। सबसे पहले आपका बनेगा सप्त पैगोड़ा मंदिर फर्स्ट नंबर पे, फिर आएगा आपका महाबलीपुरम का मंदिर, फिर आएगा आपका थर्ड पे जो है बृहदीश्वर का मंदिर, और सबसे लास्ट में आएगा आपका गंगई कोंडचोलपुरम का मंदिर। यहाँ एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं हम इसको। कालक्रम के अनुसार मंदिरों का निर्माण। सप्त पैगोड़ा जो है मामल्ल शैली में है, 640 से 674 ईस्वी में बना है। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जो है रासिंग शैली में है, 674 से 800 ईसा पूर्व में बना है, 800 ईस्वी में बना है। बृहदेश्वर का मंदिर जो है राजराज प्रथम के समय बना है। गंगई कोंडचोलपुरम का मंदिर जो है राजेंद्र प्रथम के समय बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देख रहे हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो ये आपका खारवेल के विषय में जानकारी देता है। यहाँ से देखते हैं, उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासन की घटनाओं का विवरण है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास के बारे में जानकारी देता है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो यह है आपका सीबागौर से जो है पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य आपके एमपी के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल से मिलते हैं। उसके बाद जो है राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में स्थित बाघौर से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य हैं, देखते हैं। तो धनंजय जो थे आपके कुस्तलपुर के थे। कहाँ के थे? कुस्तलपुर के। और नीलराज आपके अवमुक्त के थे। उग्रसेन आपके जो थे, उग्रसेन वो आपके कहाँ के थे? पालक्का के। विष्णुगुप्त आपके कांची के थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 7। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर में स्थित हैं? सही उत्तर का चयन करना है। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुरास। तो इसका ऑप्शन है डी। आपका जो है उत्तर प्रदेश में कौन से स्थित है? तो आलमगीरपुर और हुलास जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से देखते हैं, कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है, लोथल आपका गुजरात में स्थित है, आलमगीरपुर आपके यूपी के मेरठ में स्थित है, हुलास आपका सहारनपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी, नानादेशी, नगरम, मणिग्राम। तो इसका ऑप्शन है आपका सी और डी दोनों ही ले रहा है। नानादेशी और मणिग्राम दोनों ही आपके विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी। श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। नगरम जो है व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार संगठन कांची तथा मामल्लपुर में विद्यमान थे, नगरम टाइप के। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी संघ है मणिग्राम, नानादेशी, वलैंग, बलिंजर, इंदगय।
क्वेश्चन नंबर है 9। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? सारनाथ अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, अयोध्या, हाथी गुम्फा। तो इसका आंसर है आपका सी। अयोध्या से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग जो है अंतिम मौर्य शासक विद्रत का जो था सेनापति था, उसको मार के जो है 184 ईसा पूर्व में वह क्या करता है, शुंग वंश की स्थापना करता है। और अयोध्या लेख में उसका जो ज्ञात होता है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। अदीना मस्जिद आपका जो है सुमेलित नहीं है। लाल दरवाजा आपका जौनपुर में स्थित है। दाखिल दरवाजा आपका गौड़ में स्थित है। 3 दरवाजा आपका अहमदाबाद में स्थित है। तो देखते हैं अदीना मस्जिद किससे संबंधित है। पश्चिम बंगाल के पड़ुआ में स्थित अदीना मस्जिद या जामा मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है जिसे 1360 के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित किया गया था। मस्जिद में 400 गुंबद हैं। एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है क्योंकि इसके कई भाग जो है पुराने हिंदू मंदिरों एवं महलों के अवशेष हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास आपके भगत नामावली हैं। नाभादास आपके भक्तमाल संबंधित हैं। रस खान आपके रसिक प्रिया से संबंधित नहीं है। रसिक प्रिया से आपके केशवदास हैं। कौन है? केशवदास। रसिक प्रिया से कौन संबंधित है? केशवदास संबंधित। उस्मान से जो है चित्रावली संबंधित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी है। सी जो है सही नहीं है। रसिक प्रिया जो है केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। अन्य रचनाएं हैं रामचंद्रिका और कवि प्रिया। क्वेश्चन नंबर है 12। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें सभा कहा जाता था के शौकीन थे। सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन है बी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं, बस दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। परगना के शरणार्थी, सरकार के शरणार्थी, सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई थी लेकिन सरकार के शरणार्थी नहीं था। ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन सही है। देखते हैं यहाँ से। मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों तथा जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक परगने के अंतर्गत गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर नई इकाई चकला का संगठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 14। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सरदेशमुखी, अबवाब, चौथ और चमादानी। तो इसका आंसर है आपका चौथ। जो मुल्क मतलब पड़ोसी देशों से क्या करते थे ये लोग? चौथ वसूल करते थे। इसलिए करते थे ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके या उन पर हमला ना किया जाए। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त होता था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपके महाम अनगा ने करवाया था, जो अकबर की धाय माँ थी। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल का नामक मदरसा का निर्माण महाम अनगा ने करवाया था। खैरुल मंजिल मदरसा जो शिक्षा के लिए था। क्वेश्चन नंबर है 16। कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। देवगिरी से संबंधित आपके शंकर देव हैं जो शासक थे देवगिरी के। वारंगल से संबंधित रामचंद्र नहीं है। होयसल के जो शासक थे वो कौन थे? वीर बल्लाल। मथुरा के शासक आपके वीर पांड्य। तो यहाँ पे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वो कौन था? रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव जो है शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी जो थी वारंगल थी। क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं। मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, आलमगीर द्वितीय और अहमद शाह। तो जहांदर शाह का जो काल होता है 1712 से लेकर 1713 तक होता है। मोहम्मद शाह का काल
कार्यकाल जो होता है वो आपका 1719 से लेके 48 होता है। और अहमद शाह का जो कार्यकाल होता है वो होता है 1748 से लेके 51 तक, और 1751 से लेके 58 तक किसका कार्यकाल होता है, तो आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे देख लेते हैं, जहांगीर सर का कार्यकाल 1712 से 13, मोहम्मद शाह का 19 से 48, अहमद शाह का 48 से 54 और आलमगीर का 54 से 59। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था कि हमने लिख दिया था 1751 जबकि 1754 है। यहाँ पे देखते हैं 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। सही उत्तर का चयन करना है, तो बी आपका ऑप्शन सही है। दोनों ही कथन सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। कैबिनेट मिशन प्लान बहुत अनिच्छा या कांग्रेस प्रांतों के गुट बनाने पर अप्रसन्न थी। लीग जो है पाकिस्तान के न मानने पर के साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया, परंतु संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों पर 205 स्थान प्राप्त किए, जबकि लीग ने 78 स्थानों पर से केवल 73 स्थान प्राप्त किए थे। लीग ने 19 जून 1946 को जो है कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया था तथा सीधी कार्यवाही का प्रस्ताव दिया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित किया गया, जिससे उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु बाद में वायसराय के पुनः सुझाव देने के बाद उसने मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर के प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, देखते हैं कौन कब आया है। तो हंटर आयोग जो है आपका 1882 में आता है, सडलर आयोग आपका 1917 में आता है, वुड घोषणा 1854 में आता है, 1854 में, और सार्जेंट योजना आपका 1944 में आती है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। सबसे पहले सी आएगा 1854 में, फिर ए आएगा 1882 में, फिर आएगा आपका बी सडलर आयोग 1917 और फिर सार्जेंट योजना 1944 में। यहाँ से डिटेल करते हैं। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में जारी किया गया। हंटर आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में हुई थी। और सैडलर आयोग का गठन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। सार्जेंट योजना आपका 1940 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने प्रस्तुत किया था। इस समय ब्रिटिश अधिकारी सार्जेंट ब्रिटिश भारत सरकार में शिक्षा के सलाहकार के पद पर नियुक्त थे, जिनके नाम से यह राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बालन कुमार घोष, पुलिन विहार। तो इसका आंसर है आपका बी। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी 1904 में। विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में वी.डी. सावरकर ने नाम परिवर्तित कर क्या लिख दिया? अभिनव भारत समाज कर दिया था। यह क्रांतिकारी संगठन था। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। संथाल जो विद्रोह होता है वो 1855 में होता है। कुल जो होता है आपका 1831 में। खांसी आपका 1829-30 में होता है। अहोम आपका 1815 में नहीं होता, ये 1928 में होता है। अहोम कब होता है? 1828 में अहोम होता है। इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही होगा। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में अहोम क्षेत्र में लोगों द्वारा अहोम विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया। तीरन सिंह के नेतृत्व में आपका जनजाति मतलब जयंतिया और गारो पहाड़ी तथा खासी और सिंघपो लोगों ने खासी विद्रोह 1829 से 33 या 30 से 33 भी होता है में विद्रोह किया था। तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया था खासी विद्रोह। गोमधर सिंह के नेतृत्व में आपका क्या था? तो अहोम विद्रोह था। और छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 में बुद्धो भगत एवं बुद्धो भगवत एवं गंगा नारायण ने किया था। 1855-56 में संथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था, जिसके नेता सिद्धू कांदू चांद भैरव थे। 4 भाई थे।
क्वेश्चन नंबर है 22, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो ये है आपका लॉर्ड डफरिन ने कहा कि ये बहुत अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। मजाक उड़ाया था डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारत का वायसराय उस टाइम कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था 1884 से 88 में। उसने कांग्रेस को कहकर मजाक उड़ाया कि वह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कौन सा सुमेलित नहीं स्थान और नेतृत्व है? देखते हैं। संभलपुर में आपका सुरेंद्र शाही ने नेतृत्व किया था। गंजाम में आपका जो है राधाकृष्ण दंड सेना ने, कश्मीर में आपके गुलाब सिंह ने, और लखनऊ में लियाकत अली ने ही किए थे। लखनऊ में कौन किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। कौन? बेगम हजरत महल। 1857 का विद्रोह है, उसी के बारे में बात। लियाकत अली ने कहाँ से किया था? तो इलाहाबाद से किया था। इलाहाबाद से कौन किया था? तो लियाकत अली ने किया था। इस तरह से ऑप्शन डी आपका गलत, मतलब गलत सुमेलित है। भारत का भूगोल आ गया आपका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात, राकिम कुंड, कुंचिकल, केवती। तो इस तरह से आपका आंसर होगा बी, कुंचिकल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब देखते हैं आयोग क्या मानता है यहाँ पे। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नौहकाली कई मेघालय प्रपात है। अनेक अधिकाधिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचिकल है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका विकल्प जो है बी माना है। बी में कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है। तो आप लोग भी यही मान के चलिए, जो आयोग मानता है वही आपको आंसर मानना है। कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। जी बिल्कुल। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। यह बात भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता या नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ये बात भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि ये दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात ये वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस तरह से हम देखते हैं। काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसमें जल धारण की क्षमता उच्च होती है। इसमें जो है लौहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है, मतलब लौह अधिक पाया जाता है। यह हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 26, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। किससे बनाती है? तो ये भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, जो अरुणाचल प्रदेश में बनता है आपका। मैकमोहन रेखा ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच हुए शिमला सम्मेलन अक्टूबर 1913 से जुलाई 1914 में निर्धारित की गई थी। वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ असम घाटी में संपूर्ण तिब्बत को जो है भारत से अलग करती है। हेनरी मैकमोहन शिमला समझौते के वार्ताकार थे। इन्हीं के नाम पर मैकमोहन रेखा रखी गई थी, नाम इनका। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? इडेफिक मृदा, बायोटिक और क्लाइमेटिक टोपोग्राफी। तो ये है आपका ए। इडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। मृदा की संरचना और उसके घटकों को क्या कहते हैं? इडेफिक मृदा कहते हैं। यह ग्रीक शब्द इडाफोस से बना हुआ है। भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे अधिक है? भारत में जो राज्य हैं आपके तट पे, उन सबसे अधिक किसकी लंबी है तटरेखा, वही पूछा जा रहा है। तो ये आपके गुजरात की फर्स्ट पे आती है सबसे लंबी तटरेखा। फिर सेकंड पे आपका आंध्रा आता है, थर्ड पे आपका तमिलनाडु आता है। तो यहाँ से देख लेते हैं भारत की तटरेखा की कुल लंबाई आपका 7500.16 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई किसकी है? तो गुजरात की है। उसके बाद आपका आंध्रा आता है। आगे देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर का निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है? सेवराय, जवादी, बिलीगिरिंगा और मल्लमाला। तो देखते हैं आयोग क्या कह रहा है। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर जो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिलों के तिरुपति में स्थित है। यह मंदिर शेषाचलम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। किस पर्वत श्रेणी पे? तो शेषाचलम पर्वत श्रेणी पे। सेवराय की पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु के सलेम में जवादी पहाड़ियाँ वेल्लोर एवं तिरुमलाई जिला तमिलनाडु में तथा बिलीगिरिंगा जो है आपका कर्नाटक पहाड़ी में स्थित है। मल्लामाला जो है आपका इस नाम की कोई पहाड़ी है ही नहीं। इस तरह से ये प्रश्न जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है?
प्लियोसीन का, पैलियोसीन का, प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का, ओलिगोसीन का। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का राजस्थान मरुस्थल उस टाइम का है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। पुरातत्व विभाग के अनुसार थार मरुस्थल का निर्माण जो है 7100 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, जबकि प्लीस्टोसीन युग आपका इतने टाइम का है। इस तरह से थार मरुस्थल के निर्माण और वह विस्तार का समय प्लीस्टोसीन के अंतर्गत ही आता है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, कबाम। तो ये है आपका आंसर बी, ताप्ती या तापी जो है आपका ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। गोदावरी और कावेरी आपकी पश्चिमी घाट से ही निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती है। यहाँ की गढ़वाल पहाड़ी जो केंद्रीय दक्कन के पठार में स्थित है से निकलकर 724 किलोमीटर अरब दूर किसमें गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। जबकि गोदावरी नदी और कावेरी व कबाब नदी आपके पश्चिमी घाट से निकलती है। कबाब नदी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से प्रमुख फलों में से किसकी किस्में हैं? तो ये आपके अंगूर की किस्में हैं। कौन कौन सी? सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची व एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपका केरल है। इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो केरल है। यहाँ केरल में जो है भारत की 70% इलायची का उत्पादन करता है केरल। यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। केरल राज्य है और सबसे ऊंची चोटी है। तो देखते हैं, हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। केरल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अनाईमुड़ी। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड की आपका सारामती है। उत्तराखंड की आपकी सबसे ऊंची नंदा देवी है। तमिलनाडु में जो है तोटा बेट्टा है। तो तमिलनाडु की तोटा बेट्टा, केरल की अनाईमुड़ी। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनके स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं, इसका आंसर है आपका डी। सबसे पहले बी आएगा कोलकाता, फिर आएगा आपका सी शिमला, सेकंड पे शिमला, और थर्ड पे आपका आएगा डी जो है पुणे, फोर्थ पे आएगा ए। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका हम। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता था। 1905 में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित किया गया और 1928 में पुणे स्थानांतरित किया गया और फिर 1944 में जो है दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, कथन संबंधित है थार्नवेट से, ट्रिवाथर से, कोपेन से, स्ट्रैम से। तो ये है आपका कोपेन से संबंधित है वनस्पति जलवायु का सही सूचक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जर्मन वनस्पति विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञान वेता व्लादिमीर कोपेन ने वर्ष 1900 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे 1918, 1931, 1936 में संशोधित और परिमार्जित किया गया। कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का सही सूचक माना। किसका सही सूचक माना? तो वनस्पति को जो है जलवायु का सही सूचक माना। इसने कैंडोल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों की विश्व की जलवायु के विभाजन का आधार बनाया। कालांतर में कोपेन की भांति थार्नवेट ने भी यह स्वीकार किया कि वनस्पति जलवायु की सूचक है तथा वनस्पति पर वर्षा की मात्रा और तापमान का पर्याप्त प्रभाव होता है, परंतु वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा गया। इसी आधार पर थार्नवेट ने वर्षण प्रभाविता को जलवायु प्रदेशों की सीमा के निर्धारण में महत्व दिया। कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का प्रत्यक्ष सूचक माना था। थार्नवेट ने वनस्पति को जलवायु का अप्रत्यक्ष स्रोत माना है। क्वेश्चन नंबर है 37। निम्नलिखित देशों में से किसमें पम्पास का मैदान स्थित है? तो देखते हैं पम्पास आपका कहाँ मिलता है। तो ये आपका अर्जेंटीना में मिलता है। अब क्या योग ले रहा है आंसर हम यहाँ पे देख लेंगे। पम्पास जो है घास का मैदान है जो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला लंपा और सांताफे, इंत्रे रियोस और करबोड़ा प्रांत में, ब्राज़ील के दक्षिणी प्रांत रियो ग्रांडे डो सुल तथा संपूर्ण उरुग्वे में फैला हुआ है। इसलिए विकल्प ए बी सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका विकल्प ए माना है।
विकल्प ए में क्या है, अर्जेंटीना। तो ये बात सही है कि पंपास आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में ही फैला है, लेकिन मोस्टली उसको अर्जेंटीना में माना गया है। सही सुमेलित नहीं है, मरुस्थल और देश है। सोरेन जो मरुस्थल है वो कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तकलामकान आपका चीन में है मरुस्थल। काराकोरम मरुस्थल आपका तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है गिब्सन, तो ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है गिब्सन। ये ब्राज़ील का नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 39। निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक देशों को उनके कॉफ़ी उत्पादन 2016 की मात्रा को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का सही आंसर चयन करें। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2016 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। ये 2016 के आंकड़ों के अनुसार है। आप लोग जो है 2022 के आंकड़ों के अनुसार देख लीजिए कि कौन सा देश पहला है, दूसरा है, तीसरा है उत्पादन में। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है, तो ये 7000 किलोमीटर की कमी आई है आपकी। स्वेज नहर बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में जो है 7000 किलोमीटर की कमी आई है। स्वेज नहर बनने से पहले यूरोप वासियों को भारत पहुंचने के लिए अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए केप ऑफ गुड होप मार्ग द्वारा भारत आना पड़ता था। स्वेज नहर का समुद्री यातायात 1869 में प्रारंभ हो गया था। नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति बना डेल्टा बनता है, तो ये आपका मिसिसिपी है। मिसिसिपी कहाँ है, तो अमेरिका में है। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में पक्षी के पंजे की आकृति वाली डेल्टा बनाती है। यह और नील नदी कैसा बनाती है, तो चापाकार डेल्टा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है, ये है आपका चिली। चिली जो है आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश है। और 2012 से 17 मध्य विश्व में आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक आपका देश कौन था, चिली था। आप इस नए आंकड़ों को देख के तब तैयार करिएगा। जो आंकड़ों पर आधारित है वो भी 2015, 16, 17 के, तो आप एक बार नया आंकड़ा जरूर देखिए। उपरोक्त घटनाओं पर पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले आपका कवच वाले जीव आएंगे, फिर आएंगे आपके जो है पहला कीट आएगा, फिर आपका आएगा पहला सरीसृप और सबसे लास्ट में आएगा पहला स्तनधारी। तो आगे देखते हैं इसको। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम कवच वाले जीव लगभग 520 मिलियन वर्ष पूर्व आए, फिर उसके बाद कीट आए, फिर सरीसृप, फिर स्तनधारी की उत्पत्ति हुई है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता, रेशम, शहद, लाख और मोती। तो ये है आपका मोती। मोती जो है कीटों के द्वारा प्राप्त नहीं होता। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम कीट का शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख जो है कैरिया लैक्का एवं लैसिफर लैक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट कहलाती हैं जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः आपका मोलस्का संघ के जीव पिक्टेडा या पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 45। ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त है, तो ये आपका मंगल ग्रह है। हाल ही में साइंस जर्नल नेचर ने प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह के नीचे लवणीय जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लवणीय जीवन में इतना ऑक्सीजन उपस्थित है जो सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 46। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के बारे में है। आप 2019 क्या 20 का याद करिए, 22 का। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई, तो आपका 1973 में जो है 1973 में बाघ प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था आपका बाघ परियोजना।
निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो ये आपका फसली भूमि जो है मानव जनित जीवों का उदाहरण है। जलतंत्र, घास के मैदान और वर्षा वन प्राकृतिक जीवों के उदाहरण होते हैं। फसली भूमि जो है मानव जनित जीनोम के उदाहरण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है बिना पानी पिए लंबे अवधि तक रह सकता है? तो ये आपका कंगारू चूहा है। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। यह उसमें अनुकूलता, उसके उत्सर्जन वृक्क की विशेष संरचना और कार्यप्रणाली के कारण ऐसा होता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थापित है? तो ये आपका जामनगर में स्थापित है, गुजरात में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेंटर याद कर लीजिए क्योंकि मिलान के लिए पूछा जाता है। इस केंद्र का उद्देश्य जो है समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। जामनगर भारत के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है के निकट स्थित है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है हंगुल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है। और दाचीगम कहाँ है? तो कश्मीर में है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान आपका कश्मीर में है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है, विश्व विविधता दिवस। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर जिसे हम समतापमंडल कहते हैं, उसमें ओजोन की सर्वाधिक मिलती है मात्रा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, फिर इसके बाद मेसोस्फीयर मध्य मंडल, एक्सोस्फीयर आपका बहिर्मंडल आते हैं। ओजोन की सर्वाधिक मात्रा या सांद्रता आपका कहाँ? समताप मंडल में मिलती है। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो है आपके केवल चक्रवात की, केवल वंडर की, केवल तूफान की। तो यह है आपका सभी, उपरोक्त सभी जो है सभी की बारंबारता मिल रही है वैश्विक उष्मन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण। वैश्विक उष्मन पृथ्वी पर जीवन के समक्ष गंभीर चुनौती है। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट ऑन चेंज के अनुसार वैश्विक उष्मन से ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्री जलस्तर में वृद्धि होगी, सूखा और बाढ़ की बारंबारता एवं तीव्रता जो है वृद्धि होगी, चक्रवात, तूफान, वंडर आदि की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि आएगी। निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण या स्वस्थानीय संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? जैवमंडलागार, वनस्पति बाग, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन आपका स्वस्थानीय इन सीटू का उदाहरण नहीं है। जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्वस्थानीय, जहाँ पे जीव उत्पन्न हुआ वहीं पे अगर उसका संरक्षण किया था तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, ये सभी बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। जहाँ पे अगर मान लीजिए जीव उत्पन्न है या रखा गया है वहाँ से कहीं और ले जाके उसका संरक्षण किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिकरण निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ये आपका ओजोन बनाती है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ये जो है ओजोन से जो है संरक्षण में मिलता है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु पर प्रहार कर उसमें 2 परमाणुओं को तोड़ती हैं। दूसरा चरण प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु जो है ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें स्थित रहेंगी या उपस्थित रहेंगी। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? देखते हैं। रेनेटिंग जो है पनीर से मिलता है हमें। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड द्वारा होते हैं। गोल्डन चावल में आपका विटामिन ए पाया जाता है। ओजोन परत जो है आपका
समताप मंडल में पाया जाता है, न कि ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है, ये बात सही है। मानस आपका असम में है। पेरियार जो है आपका केरल में है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा, न कि मध्य प्रदेश, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में किया गया। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। मीथेन निम्न में से किससे निकलती है, उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बाम्बी से, ए और बी दोनों से। तो ये आपका धान के और बाम्बी के दोनों से निकलती है मीथेन। धान के खेत, कोयले के खदान, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्रभूमि, दीमक, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, हर्षवर्धन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, हर्षवर्धन। आगे चलते हैं। जुलाई 2018 को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन थे? तो हर्षवर्धन ने चांदनी चौक में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर का अनावरण किया है। सफर का पूर्ण रूप क्या है? सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग को हम क्या कहते हैं? सफर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो ये आपका संपोषणी विकास की परिभाषा है। संपोषणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा कब आई थी? किस रिपोर्ट में? ये लोग आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जिससे आपका तैयार हो जाए। प्रारंभ जो है 1962 में वैज्ञानिक रचिल कार्सल की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में, तथा 1968 में जीव विज्ञानी पॉल इलरिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ है। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास जो है 1987 में ब्रुटलैंड या ब्रटलैंड रिपोर्ट, जिसमें आया था अवर कॉमन फ्यूचर के साथ हुआ था। संपोषणी विकास जो है संसाधनों के उपयोग का एक आदर्श मॉडल है। यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकते, यही इसका परिभाषा है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में, ओटावा में, कैनबरा में, नागासाकी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, एम्स्टर्डम में आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई गैस। तो इसका आंसर है आपका स्मॉग जो है आपका द्वितीयक प्रदूषक है, और कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, ये सब फ्लाई, ये सब का प्राथमिक प्रदूषक है। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय वायु प्रदूषक। जैसे पैन हो गया, पैरा ऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग हो गया, ये सब द्वितीय प्रदूषक होते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता अधिक होती है? गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कोरल रीफ और मरुस्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी और डी, दोनों ही ऑप्शन ले रहा है। सबसे ज़्यादा प्रजाति विविधता आपको कहाँ मिलती है? तो कोरल रीफ और मरुस्थल में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। हालांकि अधिकांश लोग द्वारा माना जाता है कि प्रवाल भित्ति में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। प्रवालों को क्या कहते हैं? सामुद्रिक वर्षा वन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर पर प्रदर्शित करता है? तो यह आपका 20 डेसिबल जो है पत्तों की सरसराहट के बारे में बताता है। यहाँ से देखते हैं।
सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट से 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि की इकाई जो है डेसिबल होती है। इसे यह नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दिया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। तो ये आपका पेरिस में आयोजित हुआ था COP21। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो ये आपका 2008 में बनाई गई थी। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। इस कार्य योजना को जारी करने का उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभाव को कम करना। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचने के साथ ही समुद्री जल का स्तर जो है बढ़ता है, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता होती है और प्रजाति का लुप्त होना और वेक्टर जनित बीमारियों की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जाती है। इंसिनरेशन एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसके तहत अपशिष्ट पदार्थों के दहन के माध्यम से उसमें शामिल कार्बनिक तत्वों को नष्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंसिनरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 छूट गया था, देखते हैं। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका है आपका कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है इंसिनरेशन का प्रयोग। ये हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर है 70, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि ही हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग है। हरित गृह प्रभाव वैश्विक तापन में वृद्धि को कहा जाता है। जिस प्रकार से बिना मौसम की खेती के लिए कृत्रिम हरित गृह का निर्माण कर अपेक्षित वातावरण का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी को वायुमंडल के चारों तरफ से घेर कर रात में पृथ्वी से परावर्तित होने वाली ऊष्मा को रोकती है, जिससे पृथ्वी के दिन और रात का तापांतर अधिक नहीं हो पाता है। वायु में प्रदूषकों की वृद्धि पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को अधिक मात्रा में रोक रहा है, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। इसी को हम ग्रीन हाउस गैस कह रहे हैं, मतलब इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो ये आपका जो है मीथेन जो है आपका प्राकृतिक गैस में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आपका प्राकृतिक गैस में कौन पाया है? मीथेन। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूलन ऊर्जा स्रोत है। यह कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका डिक्लोफेनेक है एक दवा, उसको दी जाती है। तो उससे क्या होते हैं, गिद्ध जब पशु मर जाते हैं तो गिद्ध उस पशु को खाते हैं और इससे उनको क्या होता है, वो विलुप्त हो रहे हैं, गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। डिक्लोफेनिक जो है सोडियम एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है। जब इस दवा का उपयोग के दौरान पशु मर जाता है तो उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध खा लेता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो भारत में सर्वेक्षण से पता चला कि देश में गिद्धों की संख्या जो है 1992 एवं 2007 के मध्य लगभग 97% की कमी दर्ज की गई है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा वर्ष 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक था? तो ये था आपका चीन। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन उत्सर्जित करता है? तो चीन करता है। क्वेश्चन नंबर है 74, कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। आपदा जो है भारत आपदा युक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो इसका हम देखते हैं डिटेल से क्या ऑप्शन होगा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सर्वाधिक क्षति जो विकासशील देशों में होती है। भोपाल गैस त्रासदी मानव चूक का परिणाम था। 2 से 3 दिसंबर 1984 को जो है भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक प्लांट में मेथिल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैंग्रोव वन अपनी मजबूती और फैली हुई जड़ों के कारण चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं।
भारत प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील एवं सुभेद्य देश है। यूएनडीपी ने भारत को विश्व के 10 सर्वाधिक आपदा प्रवण देशों में घोषित किया है। तो इस तरह से अंग्रेजी संस्करण में जो था 1, 2, 4 आपका ऑप्शन सही था, जबकि कथन 3 जो है असत्य है। लोक सेवा आयोग ने इसको जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। धुआं में आंखों को प्रवाहित करने वाले धुआं जो है आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो ये होता है आपका पैराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैन कहते हैं, जिससे धुआं आंखों को प्रभावित करता है। पैराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट जो है प्रकाश रासायनिक धुएं में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक है जो आंखों में जलन पैदा करता है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन है आपका बी, सौर ऊर्जा जो है वह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन में किसी भी प्रकार की प्रदूषण उत्पन्न नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलियम रॉन्टेंजन द्वारा किया गया है? तो एक्सरे जो मशीन है उसका आविष्कार जो किसने किया था? तो रॉन्टेंजन ने किया था। जर्मन वैज्ञानिक रॉन्टेंजन को एक्सरे मशीन के आविष्कार के रूप में श्रेय दिया जाता है। 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिकी का पहला नोबेल जो है आविष्कार किसने किया था? तो इसी को मिला था, रॉन्टेंजन को ही मिला था भौतिकी का। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है? तो एक्स किरणों की होती है आपकी। ऊर्जा के संदर्भ में विद्युत विभिन्न चुंबकीय विकिरणों का निम्नवत क्रम है। रेडियो तरंग, फिर माइक्रोवेव, फिर अवरक्त किरण या इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश या विजुअल रेज, परावैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरण, एक्स किरण और गामा किरण की। एक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम होती है। किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक, इलेक्ट्रॉन, प्रकाश, पराध्वनिक। तो इसका आंसर है आपका भी, प्रकाश का जो है वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचारित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, परंतु ध्वनि तरंगे जो है निर्वात से नहीं गुजरती। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, किसमें अधिकतम होता है? तो इस्पात में या स्टील में अधिकतम होता है। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में गति जो है तीव्र गति से, और ठोसों में जो है तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है और ध्वनि की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन करती है ध्वनि। स्पष्ट है कि ध्वनि का वेग जो है स्टील में सबसे अधिक होगा। आइंस्टाइन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वह है प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1879 में जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इस कार्य के लिए उन्हें 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 82। कौन सा तत्वों में कौन अर्धचालक है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी, सीसा। तो इसका ऑप्शन है आपका भी, सिलिकॉन आपका अर्धचालक है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन्हें हम अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी जो है अर्धचालक के नाम से जाने जाते हैं। ग्रेफिन होता है। ग्रेफिन क्या होता है? कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समस्थानिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका भी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफिन। ग्रेफिन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है जिसके नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है कार्बन का। डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक
MHF विल्किंसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्स रे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत की। इनके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता है, बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडली संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में पूरा घुमाव कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इससे कोई मतलब नहीं इतना। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आपका जो है आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है या एस्कॉर्बिक एसिड भी इसे कहते हैं। इसका सबसे उत्तम स्रोत आपका आंवला होता है। इसके अलावा यह अन्य खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने और अंतर कोशिकाओं पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने के लिए होता है। यह जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृत्व उसी क्रम में दिए गए हैं? तो सबसे पहले आपके 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता है और 1 प्रकार का आपका भ्रातृत्व है। तो आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता आपका ऐसे ही आपका इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 1 प्रकार की बंधुता जिसको हम भ्रातृत्व कहते हैं, का उल्लेख किया गया है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? तो ये आपका सुश्री मीरा कुमार थी। ये 2017 का है, आपको 2022 का तैयार करना है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या सभापति कौन था? तो अरविंद पनगड़िया थे, पहले उपसभापति या उपाध्यक्ष। केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नए संस्थान के रूप में नीति आयोग का गठन किया 1 जनवरी 2015 को। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आप लोग अभी 2023 का लेटेस्ट देखिए कि कौन है इस टाइम पे। वैसे सुब्रमण्यम है, वो सुब्रमण्यम जो है आपके CEO हैं। सुमन बेरी जो हैं वो आपके उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश जो था कब बना था? 1953 में बना था। पहला स्टेट जो था भाषा के आधार पर यही बना था। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश पृथक राज्य के रूप में सृजन हुआ 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई राज्यों को पुनर्गठित किया गया था और भी राज्य को। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और नीति आयोग। ये आपका आंसर है नीति आयोग। संविधानेतर जो संविधान में जिसका वर्णन नहीं किया गया उसे हम संविधानेतर संस्था कहते हैं। नीति आयोग संविधानेतर संस्था है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा की गई थी, जबकि संघ लोक सेवा आयोग की जो है उल्लेख आर्टिकल 315 में है, वित्त का 280 में है, निर्वाचन आयोग का 324 में उल्लेख किया गया है। सरकारी आयोग की संस्तुतियों में से किससे संबंधित है? राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्य से, संसद की सदस्यता, केंद्र राज्य संबंधों। सरकारी आयोग जो है किसके लिए बनाए गए? तो केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित थी सरकारी आयोग, जो 1983 में बनी थी और इसने अपना रिपोर्ट जो है 1988 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें जो न्यायमूर्ति थे किसकी अध्यक्षता थी? तो RS सरकारिया की। अन्य सदस्य जो थे शिवरामन और SR सेन थे। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो सबसे पहले ब्रिटेन में आरंभ की गई थी, यूके में। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो है अधिकांश देशों में प्रचलित है। सर्वप्रथम ये ब्रिटेन या यूके ने अपने यहाँ अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, एक नई अखिल भारतीय
सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना ये राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना यह राज्यसभा का अनन्य अधिकार है और किसी का यह अधिकार नहीं है। एकमात्र अधिकार किसका है? राज्यसभा का, इसीलिए अनन्य बोला गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, के लिए यदि उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। जबकि राष्ट्रपति को अभ्यस्त करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अभ्यस्त करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना यह राज्यसभा का अनन्य अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं? तो भाग 2 है। भाग 2 में नागरिकता संबंधित है ना। और आर्टिकल कौन सा है? तो 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर है 95। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है यही कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। उपयुक्त प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपों में क्या हुआ? तात्विक अंतर पाया गया है, मतलब अंतर है, अंग्रेजी में कुछ और होगा और हिंदी में कुछ और कह रहा है। इस तरह से हम देखेंगे भारतीय संविधान की संघ की जो भाषा होगी, संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधानों में संसद अपने सदस्यों के किस बहुमत द्वारा संशोधन करने के लिए सशक्त है? संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343, 44 और 46 और 48 में संघ की राजभाषा के विषय में संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दूसरी ओर ये कुल मिला के आपके कोई मतलब नहीं है इसका पढ़ने का, ये आंसर आपका मूल्यांकन से बाहर ही कर दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, भारत की आधिकारिक भाषा पदावली के नाम से भ्रम पैदा हो रहा है, इस दृष्टि से यह प्रश्न गलत है, तो इसका कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 96। बिना अनुमति के कितने दिनों संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ये टोटल 60 दिन और लगातार 4 दिन से छुट्टी ना हो तो। अगर 4 दिन से लगातार ज़्यादा है तो उसको क्या है, उसमें काउंट किया जाएगा। अगर 4 दिन से कम है, 1-2 दिन के बीच में छुट्टी कर रहा है तो उसको 60 दिन में काउंट नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 101(4) के अनुसार संसद के किसी सदस्य की सदस्यता अगर समाप्त समझी जाती है तो वह अगर 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है, परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना जो है करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 दिनों से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहा हो, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है समलैंगिकता। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ हम किससे कहते हैं? जो 5 से अधिक होती हैं, 5 से कम वाले को हम संवैधानिक पीठ नहीं कहते हैं। संवैधानिक पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 377 को जो है आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। आईपीसी की धारा को 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, बौद्धिकतावादी। तो ये आपका तीनों ही डीपीएसपी को 3 भागों में पार्ट में तोड़ा गया है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी में। यहाँ से देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। इसे आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी को। राज्य के नीति तत्वों को जो है सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक, आर्थिक कल्याण आदि में भागों में विभाजित किया गया है। इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा यह गैर न्यायोचित है।
मतलब न्यायालय में इसको परिवर्तनीय या इसे लागू कराने के लिए जा नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? योजना आयोग, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका आंसर है आपका योजना आयोग को जो है अशोक चंद्रा द्वारा टिप्पणी की गई कि योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया था। अब कौन है आपका योजना आयोग की जगह पे? तो नीति आयोग आ गया। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो मुख्य न्यायाधीश आपके कौन थे? पीएन भगवती उसके सदस्य थे, न कि मुख्य न्यायाधीश थे, इसलिए इसका जो है स्टार बना हुआ है। देखते हैं आगे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज को कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीएन भगवती द्वारा 1779 में हुसैन नारा खातून, कौन सा है? हुसैन नारा खातून केस में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। इस याचिका को जो है पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था। इन्हें जनहित याचिका की माता कहा जाता है। पुष्पा कपिला हिंगोरानी को क्या कहा जाता है? जनहित याचिका की माता के नाम से भी जाना जाता है। जिस समय पीएन भगवती ने यह याचिका स्वीकार की थी उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे वो, न कि मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति जो है 17 जुलाई 1973 को हुई थी, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 1986 तक था। और उस टाइम के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो जनहित याचिका स्वीकार करने वाले वाई.वी. चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उस टाइम कौन थे? वाई.वी. चंद्रचूड़ जो थे मुख्य न्यायाधीश थे। इसका उत्तर जो है सी माना गया है आयोग द्वारा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो ये था आपका 24 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के 11 अधिवेशनों की अंतिम जो तिथि थी वो कौन थी? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। और 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा जो है 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? ये हो जाएगी आपका विधान परिषद। विधान परिषद को जो है भंग किया जा सकता नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल जो है 169 में संसद विधि द्वारा जो है किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन, जिसे कहते हैं गठन और समाप्त, दोनों कर सकती है। वो राज्य की विधानसभाओं के संकल्प पे करती है कि राज्य विधानसभाएं अगर चाहती हैं तो कर देती है संसद। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया है? तो इसको हम डिटेल देख लेते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग वर्ष 1985 से जनवरी 2006 तक भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग था। मतलब 1985 से 2006 तक किसके अंदर था, किसके अधीन था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन था। और 30 जनवरी 2006 से यह विभाग जो है महिला एवं विकास मंत्रालय नामक एक पृथक मंत्रालय के रूप में आ गया। इस प्रश्न को मूल्यांकन से जो है आयोग ने बाहर कर दिया है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका 20। यूटी का प्रतिनिधित्व लोकसभा में 20 हो सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें जो है 530 सदस्यों को राज्यों से तथा 20 जो है यूटी से निर्वाचित होना निर्धारित किया गया है। 2 सदस्य जो थे वो राष्ट्रपति आंग्ल समुदाय को नियुक्त कर सकता था, लेकिन वो भी समाप्त कर दिया गया है। 4 जुलाई 2018 से धान की प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थित मूल्य 2018-19 के ये बात है, लेकिन आप किसका याद करेंगे? 22-23 का याद करेंगे, तो इसको कोई मतलब नहीं पढ़ने का। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर,
प्रयोजन विवाह, तो इसका आंसर है आपका ए और बी। अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर है 107, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था? तो ये आपका यूएनडीपी द्वारा जो है एसडीआई का विकास किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 से ही वार्षिक आधार पर मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है। सितंबर 2018 में मानव विकास सूचकांक नॉर्वे जो है शीर्ष पे था। आपको 2022-23 की याद करनी है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ये है आपका मनरेगा। मनरेगा क्या है? ग्रामीण योजना का मतलब रोजगार का सबसे बड़ा योजना है इस टाइम पे। देखते हैं इसको। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, जिसे हम नरेगा कहते हैं, उसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को देश के 200 चुनिंदा जिलों में किया गया था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 5 सितंबर 2005 को प्रदान की गई थी। 2008-07 में इसे 130 अतिरिक्त जिलों में विस्तारित किया गया। अप्रैल 2008 से इसका विस्तार जो है करते हुए सभी देशों में मतलब देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रख दिया, मनरेगा नाम कर दिया गया है। 2009 में मनरेगा इसका नाम किया गया। मनरेगा एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है, जो अन्य योजनाओं की तुलना में इसे विशेष बना देता है। अक्टूबर 2018 में 18 तक जो है लगभग 11.5 करोड़ लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान था। निम्नलिखित कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो ये आय की विषमता जो है लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन जो है अमेरिकी अर्थसांख्यिकीकार जो है मैक्स ओ लॉरेंज ने धन और आय की विषमता का अध्ययन करने के लिए किया था। उनके नाम पर ही इसे लॉरेंज वक्र कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है आय, धन, मजदूरी, लाभ, पूंजी तथा उत्पादन के वितरण के अध्ययन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो इसके आंसर है आपका सी, स्थानीय मेलों का बिक्री कर ये नहीं लगाती ग्राम पंचायत। भू राजस्व कर ये भी नहीं, भू राजस्व कर आपका वो लगाता है राज्य लगाता है। तो सिर्फ ये स्थानीय मेलों पर कर कौन लगाता है? पंचायत लगाती है। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में मुख्य उद्देश्य संपोषणी वृद्धि था। किस योजना का मुख्य उद्देश्य संपोषणी वृद्धि था? तो इसका है आपका ऑप्शन बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से लेकर 2017 तक चली थी, उसमें संपोषणी विकास का ध्येय था। क्वेश्चन नंबर 112, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के विकास के लिए जो है केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो ये आपका गाजियाबाद है और सभी को चुना गया स्मार्ट सिटी विकास के लिए। जून 2015 में भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ किया गया। इस मिशन के तहत 100 स्मार्ट शहरों का विकास किया जाना था। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नहीं चुना गया था, जबकि और सभी चुने गए थे। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है? तो हासिम की समिति गठित की गई थी। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन जो है प्रोफेसर आर हासिम की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 2012 में प्रस्तुत की। समिति के अनुसार शहरी गरीबों की पहचान 3 प्रकार से की जा सकती है: आवासीय कमजोरी, सामाजिक कमजोरी और पेशाजनिक कमजोरी। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, परिवहन एवं संचार विकास। तो इसका आंसर है आपका सी, परिवहन एवं संचार विकास। निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, योजना आयोग। तो इस टाइम हो जाएगा आपका नीति आयोग। भारत में योजना आयोग राष्ट्रीय राज्य स्तर पर
निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु नोडल एजेंसी थी, वर्तमान में अब नीति आयोग हो गया है इसका निर्धारण करता। निम्नलिखित में से राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सड़कों की लंबाई में सबसे अग्रणी है। उसके बाद यूपी का स्थान है। भारत में प्रत्यक्ष कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका बी, प्रत्यक्ष कर कोड जो है आपका आयकर से संबंधित है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड जो है डीटीसी जिसे कहते हैं, आयकर से संबंधित है। यह प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास है। इस कोड के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों की संरचना को एक ही कानून के दायरे संशोधित, समेकित और सरलीकृत करने का प्रावधान किया जाता है। यह कोड लागू होने पर आयकर अधिनियम 1961 तथा अन्य कर कानूनों जैसे संपत्ति कर अधिनियम 1957 आदि को प्रतिस्थापित करेगा। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। एबीसी इंडेक्स, एबीसी का पूर्ण रूप है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। यह सूचकांक बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 संकेतकों पर आधारित है। ये 4 संकेतक कौन से हैं? पोषण, न्यूट्रिशन, उत्तरजीविता, सर्वाइवल, शिक्षा, स्कूलिंग तथा टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो इसका आपका हरियाणा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 1516 में है के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? तो 2.2 है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है आपका 1516 के चौथे दौर में भारत की कुल प्रजनन दर 2.2 है, जबकि तीसरे दौर 2005-06 में ये 2.7 थी। जो अभी आया डेटा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो आया है अभी 5 या 6 जो भी, तो उसमें आपका टोटल फर्टिलिटी रेट कितना हो गई इंडिया की? 2.0 हो गई है। यूपी की कितनी है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो इसका आंसर है आपका हरियाणा। हरियाणा में जो है शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, बाकी आप लोग डिटेल्स जो है जनगणना पढ़ लीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो 55% जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा रिवीजन ऑफ वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट 2018 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व की 55% जनसंख्या जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। इस रिपोर्ट का यह अनुमान व्यक्त किया गया 2050 तक विश्व की 68% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे 125। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, आजमगढ़, बस्ती, मऊ। तो ये आपका आंसर है बी, बस्ती से ये होकर नहीं गुजरेगा। देखते हैं। 14 जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के ग्राम सुंदरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? यमुना, गोमती, सही, तमसा। तो इसका आंसर है आपका ए और बी, दोनों ही ले रहा है, ए और बी। देखते हैं आयोग क्या लिखता है यहाँ पे। पब्लिक डोमेन में जैविक आपदा घोषित नदी की सूचना नहीं प्राप्त है। जल गुणवत्ता के आधार पर यमुना नदी का जल गुणवत्ता सूचकांक अधिक अशुद्धता की ओर है।
जबकि इस दृष्टि से दूसरे क्रम पर आपकी गोमती आती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यमुना को मृत नदी घोषित किया गया है। जैविक आपदा नदी इन्हीं दोनों नदियों में से कोई एक होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है। इसका मतलब है इस गोमती नदी को उन्होंने जैविक नदी माना है जो प्रदूषण युक्त है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये आपका श्रावस्ती है जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में महिला की साक्षरता दर आपका 34.8% है। इसका मतलब सबसे कम है। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे कम है इसमें। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो कानपुर है आपका 75.1%। सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ है? तो आपका कानपुर में है। समसामयिकी है, ये इसका कोई मतलब नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको 2021, 22 और 23 का करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये सभी आपके करंट अफेयर्स से हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर्स। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं, इसलिए आप लोग ऑथेंटिक सोर्स से करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा। ये आप बुक्स देख सकते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी? स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी इसे। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ऑफ द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स, ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी पर आधारित एक लोकप्रिय पुस्तक है जिसके लेखक जो है ब्रिटिश भौतिक स्टीफन हॉकिंग थे। यह पुस्तक सर्वप्रथम वर्ष 1988 में प्रकाशित हुई थी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसकी है पुस्तक, किसने लिखी थी? तो ये है आपके संजय बारू ने लिखी थी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह 2014 प्रकाशित एक पुस्तक है जिसके लेखक संजय बारू हैं। बारू मई 2004 से अगस्त 2008 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा 2018 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली बार नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 2017 का पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।